हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन फंक्शन चैप्टर के टॉपिक रिलेशन के बारे में। और इस चैप्टर से भी देखा जाए तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले पेपर्स में भी आप देख सकते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रिलेशन क्या होता है, मैथमेटिक्स में इसको किस तरीके से डिफाइन करता है और इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन में कुछ पहले तो बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें सबसे पहला होता है यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, अब ऑर्डर्ड पेयर जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऑर्डर मतलब यहाँ पे इस तरीके का होगा ए कॉमा बी, है ना। ये जो मैंने लिखा है ये पेयर है और ए कॉमा बी अगर इस तरीके से लिखा है ना तो ये ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखना है। मतलब अगर किसी ने बी कोमा ए लिखा तो ये पेयर और ये पेयर दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट होंगे? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर बोला जा रहा है। मतलब इसमें ए पहले बी बाद में, इसमें बी पहले ए बाद में, तो ऑर्डर अलग अलग है, इसलिए ये दोनों पेयर अलग अलग है, ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग है। जिसमें हम इसको बोला करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, इसको बोला करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट और इसको बोला करते हैं सेकंड कंपोनेंट। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें ये कहलाएगा फर्स्ट कंपोनेंट और ये कहलाएगा सेकंड कंपोनेंट। अच्छा, अब दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होंगे? दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर तब होंगे जब पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के बराबर हो एंड दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के बराबर हो। दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे? फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो, तभी दोनों पेयर बराबर कहलाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज, रिलेशन समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें पहला था ऑर्डर पेयर, दूसरा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा जाता है इस तरीके से, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, ए क्रॉस ए, है ना, बी क्रॉस बी या ए क्रॉस ए, कई तरीके का हमको मिल सकता है। हाँ, इसको क्रॉस पढ़ना है। अच्छा, करते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लो ए सेट ऐसा है, बी सेट ऐसा है, हमें इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। मान लो ए क्रॉस बी, तो करना क्या होगा, मतलब ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे तो क्या मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, सच दैट फर्स्ट कंपोनेंट बिलोंग करेगा पहले सेट से और दूसरा कंपोनेंट बिलोंग करेगा दूसरे सेट से। फर्स्ट कंपोनेंट बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से, सेकंड कंपोनेंट बिलोंग करेगा सेकंड सेट से। ए क्रॉस बी लिखा है तो ए फर्स्ट सेट होगा, बी सेकंड सेट होगा। कल को अगर बी क्रॉस ए लिखा जाए और मान लो इसमें पेयर्स मुझे कुछ इस तरीके से मिले, तो x होगा सेट बी से और y होगा सेट ए से, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब किसी ने लिख दिया कि x, y जो है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है ना, सपोज ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है, यहाँ की बात अलग, यहाँ की बात अलग बोली जा रही है। अगर कोई पेयर इस सेट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि x बिलोंग कर रहा होगा सेट ए से और y बिलोंग कर रहा होगा सेट बी से। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये बात दोनों डायरेक्शन में बोल सकते हैं। अगर ऐसा है तो x, y इसका एलिमेंट होगा ना, ए क्रॉस बी का एलिमेंट होगा। अच्छा, करेंगे कैसे? तो तुम्हें क्या करना है, वो सारे पेयर्स बनाने हैं जिसमें पहला एलिमेंट या पहला कंपोनेंट पहले सेट से बिलोंग करे, दूसरा कंपोनेंट दूसरे सेट से। तो क्या करना है भाई, ए क्रॉस बी करना है, तो पहले 1 को इन दोनों के साथ लिख लो, फिर 2 को पेयर वाइज। तो पहला बनेगा 1 ए 1 बी, है ना, 1 को दोनों के साथ लिख दिया। 2 को तो 2 ए 2 बी, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, कुछ ऐसा आ जाएगा। हाँ भाई, ए क्रॉस से पूछा जाएगा,
ए क्रॉस ए पूछा जाए तो फिर ने ए क्रॉस ए लिखा, और अब इसको सॉल्व करो तो 1,1 क्या क्या मिलेगा, पहले 1,1 1,2, फिर 2 से लिखेंगे 2,1, फिर 2,2। कुछ इस तरीके से हमें ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए बी क्रॉस ए ये सब मिलेगा। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से निकालना है। अच्छा, यहां पे एक चीज ये भी पूछी जा सकती है कि मान लो सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में भी 2 एलिमेंट है, तो बताओ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, है ना। तो यहाँ पे देख के पता लग रहा है इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, और जब ए क्रॉस बी करा 1 2 3 4 है ना, 4 एलिमेंट आए, और ये 4 ऐसे आ रहा है ना भाई, 2 into 2। कहने का मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी होता है वो ऐसे होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। कुछ इस तरीके से होगा। मतलब अगर बोला जाए कि सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो बताओ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो ऐसे हो जाएगा एन ए इंटू एन बी, मतलब कितना 12 एलिमेंट्स विल बी देयर। टोटल 12 एलिमेंट्स या 12 पेयर्स है ना, एलिमेंट्स के नाम पे क्या दिख रहा है इधर, पेयर्स दिख रहा है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स दिख रहे हैं, तो इतने एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि रिलेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, और रिलेशन को हम डिनोट किससे करेंगे, रिलेशन को डिनोट करेंगे हम कैपिटल आर से। अच्छा, अगर तुम लोगों ने सेट पढ़ा हो तो भाई कैपिटल आर को हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये पढ़ा होगा, जैसे कैपिटल एन भी जानते होंगे, ये होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कैपिटल एन, कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू है ना, ये सभी के सभी सेट्स को डिनोट करते हैं। मगर भाई यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे हमने कैपिटल आर से रिलेशन को डिफाइन किया। अब रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, है ना, ऐसा। मतलब अगर यहां पे बोला जाए कि इफ R is the subset of A cross B, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि R is the relation from set A to set B। अगर रिलेशन R A क्रॉस B का सबसेट है तो इसका मतलब होगा कि वो A से B में रिलेशन है। अच्छा, अगर R सबसेट हो किसका, B क्रॉस A का, तो इसका मतलब होगा R is the relation from B to A, B से A में डिफाइन होगा। अच्छा, अगर कभी ऐसे लिखा जाए R is the subset of A cross A, है ना, तो इसका मतलब होगा कि R is the relation from A to A, बट from A to A ना बोलकर ऐसे बोलते हैं on the set A। from A to A ना बोलकर बोला जाता है on the set A। R is the relation on the set A। सेट A पर ये रिलेशन डिफाइंड है। अच्छा, अब रिलेशन में आएगा क्या, है ना, किस तरीके से होगा ये, तो फिर से भाई देखना जरा, ऐसे लिखा है if R is the subset of A cross B, कहने का मतलब है ना, if R is the subset of A cross B, और R को इस तरीके से डिफाइन किया x, y, मतलब उस रिलेशन में वो सभी पेयर ढूंढो। अच्छा, अब चूंकि R किसका सबसेट है, A क्रॉस B का, इसलिए पहला एलिमेंट या पहला कंपोनेंट किससे बिलोंग करेगा, पहले सेट से, और दूसरा कंपोनेंट बिलोंग करेगा दूसरे सेट से, है ना। ऐसा यहाँ पे होगा। मतलब ये भी कहने वाली बात है कि अगर इस तरीके से लिखा मिले, इस तरह से लिखा मिले, इसका मतलब ये होता है। हाँ, अब x, y मतलब कौन से पेयर ढूंढना है वो सब अपन कर लेंगे। यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन हमें दे रखा होगा, मतलब हमें वो x और y ढूंढना है जो a और b से तो बिलोंग करे, मगर उनमें एक रिलेशन सेटिस्फाइड हो।
एक रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा हो, कौन सा रिलेशन, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, कौन सा रिलेशन, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो भाई देखना, एक एग्जांपल में तुमको करा रहा हूं, एक एग्जांपल करते हैं। मान लो यहाँ पे सेट ए दे रखा है 2 4 6 8 10, सेट बी दे रखा है 2 4 5 6 7, ठीक, और आर को बोला गया वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। आर को डिफाइन करा गया कुछ इस तरीके से, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इवन, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इवन, ठीक है। और मान लो चलो अब तुम्हें आर ये फाइंड करना है, आर में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे ये फाइंड करना है। हाँ, आपको ये मत बोलना सर यहाँ पे आपने बताया ही नहीं कि x किससे बिलोंग करेगा, y किससे बिलोंग करेगा। तो भाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है R सबसेट है a क्रॉस b का, मतलब इस सेट में रिलेशन इज ऑल्सो अ सेट, इस सेट में पहला और इस सेट में जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसका पहला कंपोनेंट बिलोंग करेगा पहले सेट से, दूसरा कंपोनेंट बिलोंग करेगा दूसरे सेट से, ठीक है। चाहो तो लिख देते हैं x बिलोंग कर रहा है a से और y बिलोंग कर रहा है b से। कैसे पता, इससे पता, क्योंकि R सबसेट है a क्रॉस b का। हाँ भाई, तो अब तुम्हें क्या करना है, वैसे तो डेफिनेशन में बोला गया है कि जो R है वो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले तुम a क्रॉस b निकाल लो, फिर उसमें से जो पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो लिख लो। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये पेयर ढूंढ सकते हैं, वो सभी पेयर ढूंढ लो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, और जो नहीं करेगा उसको छोड़ देंगे। जैसे कि देखना, जब हम a क्रॉस b निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 2, 2, 2, 4, 2, 5, तो चेक करते जाओ। अच्छा, क्या चेक करना है, जो भी पेयर आएगा उनका डिफरेंस, उनमें जो कंपोनेंट है उनका डिफरेंस इवन होना चाहिए। अब x में से y घटाने की y में से x फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉड है। अब तो 2, 2 आएगा, इनका डिफरेंस 0 आएगा, 0 इज द इवन नंबर। 2, 4 ये भी आ जाएगा, 2, 6 ये भी आ जाएगा, 2, 7 ये नहीं आएगा। फिर ऐसे 4 से लिखेंगे तो 4, 2, 4, 4, 4, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करो, 6 से लिखो तो 6, 2, 6, 4, 6, 6 है ना, ये सभी आ जाएंगे। ऐसे ही 8 से लिख सकते हैं और ऐसे ही 10 से, जिनमें भी ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा वो लिखना है, बाकी किसी को नहीं लिखना। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। हाँ, अभी हमने 2 से लिख डाला, 4 से लिख डाला, 6 से लिख डाला, 8 और 10 से और लिख लेंगे, जो भी बनेगा वो हमारा आंसर होगा। तो रिलेशन इस तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे रिलेशन के टाइप्स। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अच्छा, और यहां पे अज्यूम करके चलते हैं भाई कि रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ए, है ना। जब भी टाइप से बात की जा रही होगी हमेशा ऐसा हमें दे रखा होगा कि रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ए। हाँ भाई, अब जरा बताइएगा रिफ्लेक्सिव कब बोलते हैं, और नहीं मालूम तो चलो सुनो मैं बताता हूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम तब बोलते हैं जब रिलेशन आर में वो सभी पेयर्स मिले, है ना। जैसे मान लो ए कोमा ए लिखा हुआ है तो ए कौन सा होना चाहिए, ए होना चाहिए सेट ए का एलिमेंट, मतलब ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब ये कि अगर सेट ए में जो भी एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये वाला पेयर वहां पे होना चाहिए, है ना। तो यहां पे अगर लिखेंगे कि इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर,
देन आर इज रिफ्लेक्सिव, देन आर इज रिफ्लेक्सिव, इस तरीके से होगा। मतलब अगर सेट ए में एलिमेंट है 1 तो रिलेशन में 1,1 होना चाहिए। अगर सेट ए में एलिमेंट है 2 तो 2,2 भी वहां पर होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो सेट ए है 1,2,3 और रिलेशन आर मान लो हमें, अच्छा अभी तो रिलेशन हम लोगों ने बनाया था, अभी मान लेते हैं कि चलो क्वेश्चन में बना बनाया दे रखा है 1,1 2,2 3,3 2,3 1,3 ऐसा। तो अब तुमसे पूछा जा रहा है कि चलो चेक करो क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो भाई देखो रिफ्लेक्सिव के लिए तुम्हें पहले तो सेट देखना है, कौन से सेट पे डिफाइन है, ए सेट पर। तो इसमें एलिमेंट है 1 तो 1,1 होना चाहिए है, इधर है 2 तो इधर 2,2 होना चाहिए है, इधर है 3 तो इधर 3,3 होना चाहिए, वो भी है। तो सभी एलिमेंट्स के लिए a, जैसा पेयर यहां पे है, और अगर है तो हम बोलेंगे दिस इज रिफ्लेक्सिव। ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा और अगर मान लो एक और लिखूं है ना, सपोज दिस इज R1, अगर इस तरीके से लिख दिया जाए 1,1 2,3 2,2, हाँ भाई क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई 1 है तो उधर 1,1 होना चाहिए है, इधर 2 है तो उधर 2,2 होना चाहिए तो है, इधर 3 है तो उधर 3,3 होना चाहिए था, मगर वो नहीं है। तो रीजन अपन ऐसे लिख देंगे कि 3 जो है वो सेट ए का तो एलिमेंट है, मगर इसके लिए जो 3,3 वाला पेयर था वो यहाँ पे होना चाहिए था, मगर वो यहाँ नहीं है। That's why this relation is not reflexive. ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, रिफ्लेक्सिव चेक करना आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव चेक करना आ जाएगा ना, इस तरीके से चेक करना है। भाई सेकंड देखिएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा? सिमेट्रिक में देखो यहाँ सेट क्या है वो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां कंडीशन कुछ ऐसे होती है कि इफ a, b बिलोंग्स टू r, मतलब अगर ये वाला पेयर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वाला पेयर भी वहां पे होना चाहिए। अगर a, b उस रिलेशन से बिलोंग करता है तो b, a भी करना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक कहलाएगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। अगर ये वहां पे है तो ये भी होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक कहलाएगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब अगर रिलेशन में 1,2 है तो उधर 2,1 भी होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर ये पेयर उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये पेयर भी रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और अगर कर रहा है तो सिमेट्रिक है, नहीं कर रहा है तो सिमेट्रिक नहीं है ना, ऐसा कुछ। तो भाई जैसे कि अपन इस फर्स्ट वाले में ही चेक कर सकते हैं ना, R1, अच्छा 1,1, अच्छा यहाँ पे हो क्या है, इसको फ्लिप करा जा रहा है, ठीक है ना, 1,2 को फ्लिप कर दिया, 2,1 आ गया, तो वो चेक कर लेंगे अपन। इसको तो आई थिंक चेक करने की जरूरत नहीं, 1,1 को फ्लिप करो 1,1 आएगा, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ इसकी देखो 2,3 यहाँ पे है, 2,3 यहाँ पे है, बट 3,2 यहाँ पे नहीं है, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ये वाला भी चेक कर सकते हैं, 2,3 इधर है मगर 3,2 नहीं है, मतलब वो भी सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए भाई ऐसा चेक करना है, अगर a, b वहां पे है तो b, a भी होना चाहिए, है ना, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा अगर ये वाला एग्जांपल पूछा जाए, केवल इतना लिखा है 1, 1 2, 2 3, 3, हाँ भाई क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो हाँ ये सिमेट्रिक है भाई। 1, 1 यहाँ है तो उसका फ्लिप करने पे क्या बनेगा, 1, 1 वो यहाँ पे है, इसका भी फ्लिप करो यही आएगा, वो वहां पे है या ना, ये भी है। हाँ कोई सोचे सर डिफरेंट वाला तो यहाँ पे है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। अच्छा अब ऐसा भी हो सकता है कि बोले सर अगर इफ के बाद जो लिखा यही वहां पे ना हो तब,
तो बताइए भाई, अगर इफ के बाद वाला ही वहां पे नहीं है तो फिर आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा उसको सिमेट्रिक बोल देना। जी हाँ, अगर ये कंडीशन वाला ही वहां पे नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा अपन उसको बोल देंगे कि वो सिमेट्रिक है। क्योंकि भाई यह तो कंडीशन थी ना कि अगर ये है तो फिर इसको चेक करना है, जब यही नहीं है तो फिर इसको चेक करने की जरूरत नहीं है ना, अपन बोल देंगे हाँ भाई जो भी है सिमेट्रिक है, जो भी है सिमेट्रिक है ना। इसलिए ये वाला क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, है ना, ये सिमेट्रिक होगा। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए भाई एक और अगला, जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा, ट्रांजिटिव में कंडीशन क्या होती है? ट्रांजिटिव में कंडीशन ये होती है कि इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R, तो अगर ये दो रिलेशन वहां पे है, देख पा रहे हो भाई किस तरीके से रिलेशन, ये A से B गया, फिर ये B से शुरू हो रहा है ना, मतलब यहाँ का जो दूसरा कंपोनेंट है वो यहाँ का पहला कंपोनेंट है, तो A, B, B, C। अच्छा, A और C डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस यहाँ का B और यहाँ का B मैच कर जाना चाहिए। तो अगर ये दो वहां पे है ना, तो ये जो पहले और तीसरे से बनेगा वो क्या बनेगा, A, C। अगर A, B वहां पे है, B, C वहां पे है मतलब रिलेशन में है, तो A, C भी उधर होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ये दो पेयर वहां पे हैं तो जाके ये तीसरा पेयर भी वहां पे होना चाहिए, अगर है तो ट्रांजिटिव है, नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। हाँ, आपको बोले सर यही दो पेयर वहां पे ना हो, अभी यही बोला था ना बंदे कि भाई इफ के बाद जो बोला जा रहा है यही चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यही चीज वहां पे नहीं है, तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा सिमेट्रिक बोल दे, इधर क्या करना, सीधा ट्रांजिटिव बोल देना ना कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे चेक करें कि तीसरा पेयर क्या होना चाहिए। तो मत चेक करो, सीधा क्या बोल दो कि वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि कंडीशन ही यहाँ पे मिल ही नहीं रही, तो भाई बिना चेक करे बोल दे कि वो ट्रांजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो इस तरीके से आ गया, 1, 2, 4, 5, 6, 8। हाँ, ये वाला बताएं कैसा है। तो पहले चीज तो ढूंढो, क्या इस तरह से दो पेयर यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे 1, 2 है तो भाई अगला पेयर 2, समथिंग होना चाहिए था, 2, समथिंग है, इसके लिए देखो 4, 5 तो अगला 5, समथिंग मिलना चाहिए, 6, 8 तो 8, समथिंग मिलना चाहिए, ऐसा मिल ही नहीं रहा, तो बस छोड़ो, ये सिमेट्रिक सॉरी ट्रांजिटिव है, क्योंकि जो कंडीशन वाले पेयर्स हैं वही नहीं मिल रहे थे, ये ट्रांजिटिव है। कई बार हम क्या करते हैं, सर कंडीशन ही नहीं दिखी तो इसको चेक नहीं करना था, हमने सीधा नॉट बोल दिया कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कंडीशनल पेयर्स यहाँ पे होते तो फिर ये थर्ड पेयर तुम्हें ढूंढना पड़ता, फिर सारी चीजें इस पर डिपेंड करती कि ये है तो ट्रांजिटिव, नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव। सही, चलो तो ये थे टाइप्स, है ना, ये टाइप्स है, और इसी तरह से हमसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जेईई मेंस में। रहा सवाल इसके और एग्जांपल्स का, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।